वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत माँ की आज़ादी के लिए असंख्य क्रांतिवीरों, वीरांगनाओं, पुण्य आत्माओं, अप्रतिम योद्धाओं ने यातनाएं झेली, फांसी के फंदे चूमे, पवित्र बलिदान दिए। ध्येय भारत माँ की आज़ादी, स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज के लिए जीवन होम किए। आज हम आपको परोपकारी साहित्यकार, कवि, डॉक्टर, समाजसेवी, क्रांतिकारी की जीवन गाथा सुनाने जा रहा हूँ और पुण्य आत्माओं को श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूँ, जिनको अपनों ने ही झूठे मनगढ़ंत और स्वार्थ प्राप्ति के लिए आरोप लगाकर जापानी सेना से घोर यातनाएं दिलवाई। ऐसी घोर यातनाएं कि रूह भी कहाँ जाती है। संत आत्मा अंडमान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सादगी की प्रतिमूर्ति थे। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में डॉक्टर की सेवा, अंडमान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सफ़ेद खद्दर का कुर्ता, खद्दर का पैजामा, सफ़ेद साफ़ा, पैरों में साधारण चप्पल, यह था उनका पहनावा और अंडमान की बस्तियों में जन सेवा में तत्पर रहते थे। एपिसोड को 3 भागों में प्रस्तुत कर रहे हैं। भाग 1 आज और भाग 2 और भाग 3 के लिए भी मैं सभी श्रोताओं से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा, कृपया उसे भी आप अवश्य देखिएगा, सुनिएगा और मूल्यवान प्रतिक्रिया व्यक्त कर महान पुण्य आत्मा को श्रद्धा सुमन भी अर्पित करिएगा। जी हाँ, डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी। डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी जी द्वारा निर्मित पोर्ट ब्लेयर में गुरुद्वारा आज भी सुशोभित है, जिसके निर्माण में लकड़ी का उपयोग किया गया है और गुरुद्वारा साहब के सामने उनके आदमकद की प्रतिमा स्थापित है। परंतु खेत की भारतीय पर्यटक जो अंडमान जाते हैं, उन्हें इस महान देशभक्त, परोपकारी साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी की विजय के विषय में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी जी के परिवार ने सिसवा चंडीगढ़ में उनकी मधुर स्मृति में शहीद डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी संग्रहालय की स्थापना 23 दिसंबर सन 2013 को कर राष्ट्र के लिए एक महान कार्य किया। संग्रहालय में शहीद डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी जी के संपूर्ण जीवन को बहुत ही खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं को संग्रहालय के भ्रमण के लिए लाया जाता है, जो कि शहीद डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी जी के जीवन से प्रभावित होते हैं। डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी जी का जन्म 22 मई सन 1897 को वर्तमान पाकिस्तान के सियालकोट के गलगोटियां खुर्द गांव में हुआ था। पिता सुंदर सिंह एक किसान थे व माँ इंदर कौर गृहिणी। 4 वर्ष की आयु में पिता का साया उठ गया और 6 वर्ष की आयु में माँ का साया। नानी ने नाती की परवरिश की जिम्मेदारी उठाई। गांव में विद्यालय नहीं था और सबसे निकट विद्यालय लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था। नानी प्रतिदिन 5 किलोमीटर दीवान सिंह को गोद में लेकर या फिर कंधे पर बिठाकर छोड़ने जाती और फिर इसी प्रकार विद्यालय की छुट्टी होने पर उन्हें विद्यालय लेने जाती थी। दीवान सिंह प्रखर बुद्धि के बालक थे। नानी की कठोर तपस्या दीवान सिंह सर्वोच्च अंक प्राप्त कर 5वीं तक की शिक्षा प्राप्त की, जिससे उनकी नानी गदगद रहती थी कि उनकी तपस्या सफल हुई। आगे की पढ़ाई भी इसी प्रकार संघर्षों में हुई, परंतु दीवान सिंह ने भी हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत की। नानी की तपस्या साधना उन्हें ऊर्जा प्रदान करती रहती। बीच में कुछ समय ऐसा आया कि स्कूल के अध्यापक की अनुशासनहीनता से विवाद हुआ, तो दीवान सिंह ने अध्यापक को लकड़ी की तख्ती जड़ दी। उस समय वह कक्षा 7 या 8 में थे। अध्यापक से यह बर्दाश्त नहीं हुआ तो दीवान सिंह की जमकर पिटाई कर दी। बिना गलती गुनाह की पिटाई। दीवान सिंह ने विद्यालय के अध्यापकों से कह दिया कि वह अब कल से स्कूल नहीं आएंगे, और ऐसा ही हुआ। परंतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को यह अच्छा नहीं लगा और विद्यालय के अन्य अध्यापकों को भी बुरा लगा कि एक अध्यापक की अनुशासनहीनता से विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी विद्यालय से अनुपस्थित रहता है। विद्यालय के अध्यापकों का निरंतर प्रयास रंग लाया, समय लगा, परंतु वह भी 2 वर्ष के बाद पुनः दीवान सिंह ने विद्यालय में प्रवेश किया। पढ़ाई प्रारंभ हुई। उर्दू, पंजाबी और विशेषकर अंग्रेजी विषय। अंग्रेजी भाषा पर दीवान सिंह को महारत हासिल थी और अंग्रेजी भाषा में काव्य पाठ भी लिखने लगे। हाई स्कूल की परीक्षा के बाद इनका विवाह हो गया। पत्नी का नाम भी इंदर कौर और इंदर कौर ही उनकी स्वर्गीय माँ का नाम था। दीवान सिंह चिकित्सक बनकर समाज सेवा करना चाहते थे और वह सपना उनका पूरा हुआ। उस समय आगरा मेडिकल कॉलेज था, जो कि सेना में चिकित्सक भर्ती के लिए चिकित्सीय शिक्षा प्रदान करता था। शिक्षा प्रशिक्षण का खर्च सरकार वहन करती थी। दीवान सिंह सियालकोट के गोटियां खुर्द से आगरा आ गए और साथ में पत्नी भी। आगरा मेडिकल कॉलेज में दीवान सिंह जी को प्रवेश मिल गया। उस समय वो 19 वर्ष के थे। सन 1919 में उन्हें मेडिकल कॉलेज आगरा में 3 वर्ष बीत चुके थे। इसी समय उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा रछपाल सिंह। वर्तमान पाकिस्तान के खिरगी छावनी में स्थित इंडियन मिलिट्री हॉस्पिटल में दीवान सिंह जी की प्रथम नियुक्ति हुई। इस बीच डॉक्टर दीवान सिंह ने
पंजाबी साहित्य में कदम रखा, आलेख और काव्य लिखने लगे। हिमाचल प्रदेश के डगशाई छावनी में वह सेवारत थे। समाज सेवा से वह लोगों के हृदयों में बस चुके थे। सन 1921 के अंत में मिस्टर एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स भारत यात्रा पर आ रहे थे। उसी समय डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी भी विरोध प्रदर्शन में आगे आए और अति प्रभावपूर्ण भाषण दिया, जिससे इनको ब्रिटिश शासन ने गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटिश शासन द्वारा लाखों जतन करने के बावजूद भी डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी के विरुद्ध कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिससे न्यायालय ने इन्हें निर्दोष बरी कर दिया। सन 1927 में डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी जी का स्थानांतरण अंडमान कर दिया गया। 1928-1930 तक लगभग 2 वर्ष के लिए डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी सेल्युलर जेल के चिकित्सक नियुक्त हुए। सेल्युलर जेल क्रांतिकारियों की तो अत्यंत कठोर यातनाएं और जेल प्रशासन के निर्दयी अत्याचारों के लिए प्रसिद्ध था। एपिसोड का शेष भाग अगले एपिसोड में प्रस्तुत करेंगे, कृपया उसे भी आप अवश्य सुनिएगा। डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी जी द्वारा रचित काव्य ग्रंथ वगदे पानी से ली गई रचना वगदे पानी यानी बहते पानी। मैं अपने राहे राह टुरदा आज़ादी दे प्रेम दे रहा, अर्थात मैं अपने रास्ते चल रहा हूँ आज़ादी के प्रेम के रास्ते। समाज आख दे इस राहे ना टुर यह उलट सभ्यता दे, अर्थात समाज कहता है इस रास्ते पर ना चलो, यह रास्ता सभ्यता के उलट है। मजहब आखदा इस राहे ना टुर यह रहा पापां दा, अर्थात मजहब कहता है इस रास्ते पर ना चलो, यह रास्ता पाप का है। कानून आखदा लिखा मेरियां अंदर रहो जो रहना ही, अर्थात कानून कहता है कि तुम कानून के दायरे में रहो। समाज मैनू अछूत आख दी मजहब पापी कानून मुजरम, अर्थात समाज मुझे अछूत कहता है, मजहब पापी और कानून दोषी। एक मारदा है दूजा नरकी सुटदा तीजा जेल खानी, अर्थात एक मारता है दूसरा नरक में फेंकता है और तीसरा जेल। मैं की करा कित्थे रहा किधर जावां, अर्थात मैं क्या करूं कहाँ रहूं किधर जाऊं। जे इस त्रिगड़े आख्या मन लवां, अर्थात इस तिकड़ी यानी समाज मजहब और कानून की बात मान लूँ ता जीवन व्यर्थ आए गुलाम दा जीवन की, अर्थात तब जीवन व्यर्थ है गुलाम का जीवन। जे अपने राह टुरा ता इस मारे परेशान कर दे, अर्थात यदि अपने रास्ते चलता हूँ तो यह सारे परेशान करते हैं। समाज कुटदा ख्याल नू ख्याल दे विकास नू, अर्थात समाज अपनी सोच विचार में उलझा हुआ है और उसी सोच विचार के विकास में। कानून कतरदा जीव नू कैद करदा जिस्म नू, अर्थात कानून जीव काटता है और शरीर को कैद करता है। मजहब मारदा रूह नू दबदा हुनर नू, अर्थात मजहब रूह को मारता है और काबिलियत को दबाता है। मैं की करा, अर्थात मैं क्या करूं, बस टुरिया चलना राहे रहा, अर्थात बस मुझे रास्ते रास्ते चलते जाना है। जिंदगी परेशानी दी चंगेरी है, अर्थात जिंदगी परेशानी की टोकरी है। गुलामी दी खुनामी नालों गुलामी दी खुनामी नालों, अर्थात गुलामी की बदनामी के बदले। जय हिंद।